Yes, hello everyone. Hello to all of you. Hello everyone. Everyone, please confirm beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ठीक है. सो हाउ आर यू ऑल? हाँ बेटा प्रणव, क्या प्रॉब्लम आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आई होप यू ऑल आर गुड. सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. बातचीत चल रही है यहाँ पर हाईवे इंजीनियरिंग के क्रैश कोर्स की. एंड इन दिस कोर्स अब तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. दिस इज द लास्ट चैप्टर दैट वी आर डिस्कसिंग, दैट इज द डिजाइन ऑफ पेमेंट. सो वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट. जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की हम लोगों ने बातचीत कर ली. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द हाईवे मटेरियल. सो आई होप you all have tried to solve GATE and ESC PYQ related to the topics that we have already covered. जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं. तो आई होप यू आर अटेम्प्टिंग द DPPs एंड PYQs. यस और नो? प्रणव, क्या दिक्कत आ रही बेटा? क्या दिक्कत आ रही बेटा? In traffic engineering, whatever topics we have covered, from those topics क्या इश्यूज आ रहे हैं? सो वेरी गुड. जिन लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं, DPP सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड. और मेंशन कर दो बेटा, मेंशन whatever topics we have covered. We have discussed about the traffic studies, we have discussed about the traffic characteristics, we have discussed about the traffic control device. So इन टॉपिक्स में कहां पर दिक्कत आ रही है एक बार बता दो. So everyone try to solve the question. और लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था, we were discussing about the design of flexible payment. सर आप एक बार प्लीज सिर्फ ट्रैफिक के PYQ सेशन ले लीजिए. क्वेश्चन समझना, ट्राई टू अटेम्प्ट. कई बार ऐसा होगा कि कोई टॉपिक है पर्टिकुलर, उसका क्वेश्चन एक बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत थोड़ा है. भाविक पूछ रहे हैं इन PYQ देयर इज वन क्वेश्चन ऑन प्रायोरिटी ऑफ रोड and then have taken utility unit. Utility unit, what is the utility unit? Okay. तो बेटा जब किसी भी रोड की इंपॉर्टेंस, जब कभी भी किसी की रोड की इंपॉर्टेंस आपको बतानी होती है, प्रायोरिटी बतानी होती है, फॉर दैट हम लोग उसकी निकालते हैं यूटिलिटी रेट या फिर यूटिलिटी यूनिट निकालते हैं. किसी भी रोड की जो टोटल यूटिलिटी यूनिट होती हैं वो पॉपुलेशन यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट के बराबर होती हैं. पॉपुलेशन यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट के बराबर होती हैं. फॉर एग्जांपल, एक कोई रोड आपने बनाई ए जो कि 3 प्लेसेस को कनेक्ट कर रही है. सुनना ध्यान से. एक कोई रोड आपने बनाई ए जो कि 3 प्लेसेस को कनेक्ट कर रही है. तो अब आप ये देखेंगे कि एक जो ए रोड है वो कितने यूजर के लिए अवेलेबल है, कितने यूजर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसके बेसिस पे आप पॉपुलेशन यूनिट डिफाइन करेंगे. और दूसरा, उसमें कितना गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, कितना गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो दैट यूनिट हम लोग डिफाइन करते हैं इन 1000 टन्स. तो फॉर एग्जांपल दो रोड को कंपेयर कर लेते हैं, रोड ए एंड रोड बी. रोड ए को यूज करने वाले 5000 लोग हैं, रोड बी को यूज करने वाले 500 लोग हैं. तो अगर मैं पॉपुलेशन यूनिट की बात करूं तो आई एम गोइंग टू असाइन द पॉपुलेशन यूनिट मोर फॉर द रोड ए.
तो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, जो सिटी और टाउन है उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ऐसे टाउन और विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 5,000 से ज़्यादा है, उसके लिए मैं पॉपुलेशन यूनिट 1 असाइन कर रहा हूँ। जिनकी पॉपुलेशन 2,000 से लेके 5,000 है, उसके लिए मैंने पॉपुलेशन यूनिट डिफाइन कर दी 0.5, और जिनकी पॉपुलेशन 2,000 से कम है उसके लिए मैंने यूनिट डिफाइन कर दी लेट्स से 0.25। सो जो भी यूनिट्स आप असाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, वो सभी रोड्स के लिए सेम होंगी। इस वजह से अगर ये वैल्यू चेंज भी होती है तो कोई मेन बात ये है कि आप ज़्यादा वेट असाइन कर रहे हैं ज़्यादा पॉपुलेशन को, दैट्स इट। क्लियर है? प्रणव, दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड बेटा, प्रणव दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड, दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड। यस, अकॉर्डिंगली भाई कम पॉपुलेशन है तो कम वेटेज दे दिया, मॉडरेट पॉपुलेशन है तो मॉडरेट वेटेज दे दिया, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा वेटेज दे दिया, दैट्स इट। और अगर सभी रोड्स के लिए, जितनी भी रोड्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, सबके लिए वो यूनिट सेम होंगी, और पॉपुलेशन के बेसिस पर अगर पॉपुलेशन वेरी कर रही है, नंबर ऑफ टाउन्स वेरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट फैक्टर विल बी इंक्लूडेड। ठीक है भाविक? तो जो क्वेश्चन आपका गेट में एक बार आया हुआ है उसमें प्रोडक्शन यूनिट की बात नहीं की गई है, उसमें केवल पॉपुलेशन की बात की गई है। 3 रोड है PQR, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन ओनली। पूछा गया इनकी प्रायोरिटी क्या होगी, उन तीनों रोड के डेटा दे रखा गया पॉपुलेशन का रिलेटेड, जस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट, जस्ट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन असाइन द वेट। ठीक है? और जैसे ही आप वेट असाइन करेंगे, जस्ट कितनी नंबर ऑफ टाउन ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 2,000 से कम है, उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस नंबर ऑफ टाउन और विलेजेस, नंबर ऑफ टाउन एंड विलेजेस हैविंग द पॉपुलेशन 2,000 to 5,000, जो वेट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द रोड। ऑन दैट बेसिस यू कैन डिफाइन द यूटिलिटी ऑफ द रोड। तो अगर मैं यूटिलिटी के फाइनल फॉर्मूले की बात करूं तो आप बोल सकते हैं यूटिलिटी ऑफ एनी रोड विल बी इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन यूनिट प्लस टोटल प्रोडक्शन यूनिट डिवाइड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द रोड। यहां से आप यूटिलिटी निकाल सकते हैं। तो उसमें अगर मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करता हूं, उस कंसेप्ट में थोड़ा सा और ऐड ऑन करता हूं, तो उसमें अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट का स्टैंडर्ड ये है कि वी विल ऑलवेज डिफाइन द प्रोडक्शन यूनिट इन द यूनिट ऑफ 1,000 टन्स। तो जनरली दीज प्रोडक्शन यूनिट विल बी गिवन टू यू। भाई आप कैसे निकालोगे? सवाल में बताना पड़ेगा ना कितनी प्रोडक्शन यूनिट है, हम उसके बेसिस पे यूटिलिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है भाविक? तो होंगे एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे आपको जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पे मजबूर करेंगे। जब व्हेन यू विल सॉल्व द PYQ, तो मोर देन 95% क्वेश्चन यू विल एबल टू सॉल्व इजीली। तो 5% क्वेश्चन इंटेंशनली दिए गए, ऐसा नहीं कि छूट गए। खुद भी तो एफर्ट करेंगे ना भाई, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, कंसेप्ट भी डिस्कस नहीं किया, दैट वाज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रायोरिटी इंटरसेक्शन। गेट 2018 2 मार्क, गेट 2018 2 मार्क। ठीक है? तो एक प्रायोरिटी इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है। आई होप अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो यू विल हैव द आइडिया। जहां पर एक मेजर रोड और एक माइनर रोड की बात की गई, द स्पीड ऑफ द मेजर रोड इज गिवन एज आई थिंक 60 kmph। यस, माइनर रोड के लिए कोई डेटा नहीं दिया गया है। वहां पर पूछा गया है व्हाट शुड बी द साइड डिस्टेंसेस दैट शुड बी अवेलेबल एट दैट इंटरसेक्शन। तो दैट क्वेश्चन आई हैव इंटेंशनली लेफ्ट। ठीक है? यस। तो उसका कंसेप्ट क्या था? तो देयर इज अ सेपरेट गाइडलाइन फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द प्रायोरिटी इंटरसेक्शन। प्रायोरिटी इंटरसेक्शन के बारे में एक सेपरेट गाइडलाइन है कि द मिनिमम विजिबिलिटी दैट शुड बी अवेलेबल एज पर द IRC 67 क्लॉज नंबर 9.3 पेज नंबर 13।
वहां पर लिखा हुआ है क्लॉज नंबर 9.3 में, एट प्रायोरिटी इंटरसेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रायोरिटी इंटरसेक्शन? व्हेन अ मेजर रोड एंड गोइंग टू मीट विद द माइनर रोड। तो माइनर रोड पे जो आपको मिनिमम विजिबिलिटी इंश्योर करनी, दैट शुड बी इक्वल टू 15 मीटर। मेजर रोड पे जो आप मिनिमम साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, दैट शुड बी द डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड। ठीक है, दैट शुड बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन 8 सेकेंड। तो अगर आपको व्हीकल की स्पीड या रोड की डिजाइन स्पीड पता है मेजर रोड की, तो 8 सेकेंड में व्हीकल कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है, 8 सेकेंड में व्हीकल कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है, उसके बराबर आपकी मिनिमम साइड डिस्टेंस होनी चाहिए। ओके अक्षय, आई विल चेक। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है, मतलब रॉन्ग हो गया है, तो डेफिनेटली मैं चेक करा के करेक्ट करा दूंगा, डोंट वरी। इफ देयर इज सम एरर दैट विल बी रेक्टिफाइड, डोंट वरी। तो सम क्वेश्चंस आर देयर जो थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट मांगेंगे, यस और नो? नाउ आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब जो कल टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, कल कैलकुलेशन ऑफ द डिजाइन ट्रैफिक पढ़ा है कल। n इज इक्वल टू 365 इंटू ए 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिवाइड बाई r बाई 100। गेट 2009 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गेट 2009 2 मार्क प्रॉब्लम। क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। इन दैट क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड ऑल द डेटा। कितना डिजाइन ट्रैफिक है बता दिया गया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक क्या है ये भी आपको बता दिया गया है। करंट टाइम का प्रेजेंट ट्रैफिक क्या है, नॉट पी नॉट ए, दे हैव प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ पी। डिजाइन लाइफ आपको पता है, व्हीकल डैमेज फैक्टर की वैल्यू नहीं पता है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन पता है आपको। उस इक्वेशन की हेल्प से आप उस सवाल में पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हीकल डैमेज फैक्टर। ये डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट जो मैंने किया है, इसके लिए बेस्ड ऑन दिस डेटा व्हीकल डैमेज फैक्टर कितना होगा। आंसर आ रहा होगा उसका 2.24, आंसर आ रहा होगा उसका 2.24। बट दैट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, दैट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। सवाल में ऐसा बोला गया, जब आप पढ़ेंगे, इसीलिए बोलता हूं पीवाईक्यू लगाओ, इसीलिए आप लोग को बोलता हूं पीवाईक्यू लगाओ, ताकि बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो कि किस सवाल में क्या प्रॉब्लम है, कैसे सवाल आ रहे हैं। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। और अभी जब टॉपिक पढ़ रहे हो तभी लगाओ, आज से 15 दिन बाद तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्या चल रहा है। तो अगर आप उसको a इज इक्वल टू पी एज्यूम कर लेंगे, इन दैट क्वेश्चन व्हाट इज द प्रॉब्लम, इन दैट क्वेश्चन दे हैव नॉट प्रोवाइडेड यू द कंस्ट्रक्शन पीरियड। रोड के कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लग रहा है ये आपको नहीं बताया गया है, और जिसकी वजह से बेस्ड ऑन द प्रेजेंट डेटा, बेस्ड ऑन द प्रेजेंट डेटा यू कैन नॉट कैलकुलेट द इनिशियल डेटा ए। और अगर IRC 37 गाइडलाइन की बात करें, तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन ट्रैफिक वी डोंट रिक्वायर्ड पी, हमें प्रेजेंट डेटा से कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला क्या था, 365 इंटू ए वॉज द इनिशियल ट्रैफिक व्हेन द कंस्ट्रक्शन पीरियड विल गेट ओवर। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस समय रोड पर कितना इनिशियल ट्रैफिक है इन CVPD, कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, दैट इज रिक्वायर्ड। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या कर लेंगे, वहां पर a इज इक्वल टू पी एज्यूम कर लेंगे, ऑप्शन भी मैच कर जाएगा 2.24, बट दैट इज नॉट करेक्ट आंसर। आपके PYQ में अवेलेबल है, बट वो क्वेश्चन डिलीटेड है, मार्क्स टू ऑल है, सबको नंबर दिए गए थे। तो ऐसे आपको हाईवे में 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे इस गेट के एग्जाम में, जो कि प्रॉपरली गलत क्वेश्चन है किसी भी वजह से, या तो उसमें ऑप्शंस गलत हैं, या तो कंसेप्ट गलत है, और डेटा गलत प्रोवाइड किया गया है, और वो क्वेश्चन अपने अपने टाइम पे, अपने अपने ईयर पे डिलीट हो गए हैं। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट मच मोर अबाउट द सब्जेक्ट एंड द कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ प्रणव में तुम्हें बेटा यही सजेस्ट करूंगा,
वॉट एवर टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, जो टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं ट्रैफिक में, उनको फिर से रिवाइज करिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। 2-4 क्वेश्चन रह जाते दैट इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक भी 50 क्वेश्चन में हम एक भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये दिक्कत की बात है। और ऐसा नहीं है, मुझे पता है ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव फॉलोड ऑल द क्लासेस easily from 50 question you will able to solve 40 to 45 question very easily. 4-5 question will be there जहाँ पर some extra efforts required है, और उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग बात करेंगे अभ्यास सीरीज की। तो कई कंसेप्ट ऐसे भी हैं जो आपको अभ्यास सीरीज में सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 4 और 5 क्वेश्चन विल बी देयर अगर मैं 50 क्वेश्चंस की बात करूं। क्या लगता है भाई, जिन लोगों ने पूरे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन लगा लिए हैं, डेटा सही है या गलत है? आप ही बता दो। अगर मैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट वी हैव कवर्ड, कितने क्वेश्चंस हम लोग बना पा रहे हैं? आप ही लोग बना रहे होगे, बताओ। बोलिए भाई। बोलो। अच्छा, 5 नहीं बन रहे, बाकी सब बन गए। दैट वॉज द डेटा आई वॉज प्रोवाइडिंग यू। और आई थिंक 50-60 क्वेश्चन यू विल गेट इन PYQ, ठीक है। वो 5 कौन सा नहीं बन रहा है वो भी मुझे पता है, डोंट वरी। जो 5 आपसे नहीं बन रहे हैं वो भी मुझे पता है। अरे जो टॉपिक अभी हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किए हैं उसका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, बताओ। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, दैट इज द डिले एंड क्यू एनालिसिस। Delay and queue analysis, you will find 3 to 4 question, but that topic we have not covered in our traffic studies. Due to the lack of the time we have not covered, but in the question practice series I am going to cover that topic. तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट भी हैं जिनको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। हाँ, सो डोंट गेट पैनिक, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, सारा डेटा है। चलिए, बातचीत कर लेते हैं। डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में सर 2 चीजें चाहिए थिकनेस निकालने के लिए। एक तो सर मुझे डिजाइन ट्रैफिक चाहिए, और दूसरा मुझे CBR चाहिए। इसके बाद की कहानी IRC 37 के पास अवेलेबल है। ये 2 चीजें अगर हम निकाल लेते हैं, डिजाइन ट्रैफिक इन MSA और CBR of the soil, then we can go with IRC 37 process to find out the thickness of the individual layer and to find out the total thickness of the payment. कैसे निकालेंगे, n का फॉर्मूला भी डिस्कस कर दिया। बट एक प्रॉब्लम रह गई सर, इस n के फॉर्मूले में जो भी टर्म थे, एक टर्म अभी आपने एक्सप्लेन नहीं किया, दैट इज द व्हीकल डैमेज फैक्टर। समझ गए कि कोई एक टर्म है F व्हीकल डैमेज फैक्टर, बट एक्चुअल में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी ये नहीं समझ पाए। आज समझा दूंगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर दोज हु आर न्यू, आई एम क्षितिज सचान। आई हैव कंप्लीटेड माई M.Tech इन स्ट्रक्चर्स, qualified GATE multiple time with good rank, and this is my best GATE rank, as you can see, that is AIR 30। सब्जेक्ट जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बातचीत अभी हम लोग कर रहे हैं। और फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सर्वे भी आपका यूट्यूब में स्टार्ट हो रहा है 10th दिसंबर से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आपकी अभी हाईवे की क्लासेस चल रही हैं, इसका टाइम है 8 to 10 AM मॉर्निंग, मंडे टू सैटरडे। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं, पेमेंट डिजाइन पैरामीटर फॉर द रिजिड पेमेंट। आज एंट्री कर जाएंगे हम लोग अपने रिजिड पेमेंट में। तो जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन पैरामीटर्स आपने देखे थे,
सिमिलरली रिजिड पेमेंट को डिजाइन करने के लिए भी हम 2 से 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करेंगे और फिर आगे उस पर डिस्कशन चलेगा related to the rigid payment. But before moving to that part, yesterday we have covered about the discussion about N. फिर से देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे मैं बताऊं, बताओ। तो दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, कुछ है नहीं। n इज इक्वल टू 365। एक एक टर्म की बात करो, बस बताते रहना हाँ या ना में। n की कहानी क्लियर है। इस पूरे फॉर्मूले से जो तुम्हें n मिलेगा वो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल मिलेंगे, बट IRC 37 को जो डिजाइन ट्रैफिक का डेटा चाहिए वो MSA में चाहिए, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में। तो क्या आपको क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल को मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में कन्वर्ट करना आता है, हाँ या ना? फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी विल गेट द क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल। फाइनल वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं MSA में, बिकॉज to find out the thickness of the payment, this data is required in MSA, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। हो जाएगा। तो ये तो अपना डिजाइन ट्रैफिक हो गया। एक क्या है, ए रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया है। जिस समय रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया उसमें कितना इनिशियल ट्रैफिक है इन द टर्म्स ऑफ CVPD। कल भी मैंने बताया था, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। वी आर नॉट कंसर्न विद द ऑल टाइप ऑफ द व्हीकल। हर व्हीकल के लिए हमें चिंता नहीं करनी है। वी आर ओनली कंसर्न विद द कॉमर्शियल व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल को आपने कैसे डिफाइन किया? ऐसा कोई भी व्हीकल जिसका वेट 3 टन से ज्यादा है, ऐसा कोई भी व्हीकल जिसका वेट 3 टन से ज्यादा है, उसको आप बोल सकते हैं कॉमर्शियल व्हीकल। चलें आगे। एक की भी बात हो गई। R इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। R इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। कितना ट्रैफिक ईयरली ग्रो कर सकता है, किस रेट से ग्रो कर सकता है, दैट इज द R। N इज द स्मॉल n इज द डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड इन ईयर्स। डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड इन ईयर्स। D was the लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जो भी ट्रैफिक हमारे रोड पे आ रहा है बेस्ड ऑन द कैरिजवे डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन द ट्रैफिक डायरेक्शन, वन वे है, टू वे है, उसके बेसिस पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लेंस में, फॉर दैट वी विल यूज दिस टर्म D। इसके बारे में भी कल डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया गया। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस फॉर्मूला, दैट इज द F। F स्टैंड्स फॉर द व्हीकल डैमेज फैक्टर, जिसके बारे में मुझे अभी डिटेल में जानकारी नहीं है। यहां तक की बात क्लियर है? बोलो, यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा। व्हीकल डैमेज फैक्टर के बारे में सर थोड़ी सी अगर बातचीत हो जाए तो मजा आ जाए। यही कहना चाह रहे हो? ओके, आओ आओ, पहले समझा दें। हिंदी में समझोगे? पहले हिंदी में समझोगे? हिंदी में देखो, मान लो एक कोई रोड है, लोग समझो, ये कोई एक एग्जिस्टिंग रोड है, ये कोई एक एग्जिस्टिंग रोड है जिस पे आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। डी के बारे में कल बता दिया आकाश, डी के बारे में कल बातचीत हो गई मेरे लाल, ठीक है? तो अब इस एग्जिस्टिंग रोड पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी डेटा मिल रहा उसके लिए जो न्यू रोड आप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए डिजाइन ट्रैफिक को आप कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला सर ने पूरा बता दिया है। न्यू बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग रोड डेटा वी आर कैलकुलेटिंग द डिजाइन ट्रैफिक फॉर द न्यू रोड। यही तो कर रहे हो? बोलो भाई। तो आप इस रोड पे गए और डेटा, आप जब कभी भी बात होगी डेटा की कलेक्शन की, उसको बोलते हैं सर्वे। सर्वे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। हाँ, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कोई कंफ्यूजन का इशू नहीं बेटा, उसमें कंफ्यूज तो डेटा है।
उसमें कोई कंसेप्ट थोड़ा जो कंफ्यूज हो गए। फॉर सिंगल लेन रोड, वन वे और टू वे ट्रैफिक कैसा भी हो, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 होगा। 2 लेन की रोड है तो पहले लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आईआरसी ने बोला 0.7, उसको रिवाइज कर दिया 0.5 कर दिया। तो दैट इज द डेटा, दैट इज द डेटा दैट यू शुड नो बेटा। हाँ, तो उसमें कोई कंसेप्ट नहीं कि सर कंफ्यूज हो गए। सो आप गए तो इस रोड पे जितने भी व्हीकल थे, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कॉमर्शियल व्हीकल को। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कॉमर्शियल व्हीकल को। सर इस रोड पे बहुत सारे व्हीकल मूव कर रहे थे, सबसे पहले कुछ किसी को नहीं याद रखना। आकाश कल बताया था, कैसी बातें कर रहे हो यार, बोलो। कल बताया था, कल की क्लास अटेंड करी है आकाश? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो, फिर आगे बातचीत करें हम लोग। हैव यू अटेंडेड प्रीवियस क्लास? तो कल डिस्कस नहीं किया है कि नो नीड टू रिमेंबर दैट डेटा? ये कल डिस्कस नहीं किया था क्या? कल मैंने नहीं बताया लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में कि यू नीड नॉट टू रिमेंबर, इफ इन द क्वेश्चन दे आर प्रोवाइडिंग यू द डेटा, वी विल यूज द वैल्यू। नहीं दे रहे हैं तो वी विल एज्यूम 1। किए हैं? अच्छा, क्लास किए हो कि ये डिस्कशन जो मैंने किया था याद आया? नहीं, ओके नहीं, बता दो तो हो सकता मिस हो गया इसलिए पूछ रहा हूं। कल मैंने ये डिस्कशन किया था कि नहीं कि फॉर द डिफरेंट डिफरेंट कैरिज वे कंडीशन वी आर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बट नो नीड टू रिमेंबर इंटायर डेटा। हर केस का डेटा, हर केस की वैल्यू याद नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन की इच्छा होगी तो वो मुझे बताएंगे लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दैट वी विल यूज। नहीं, अगर उनकी इच्छा होगी तो वी विल यूज 1, जैसा कल हम लोगों ने क्वेश्चन में किया। ये बात कल मैंने आपको बताई है कि नहीं? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। अच्छा, बताया था, भूल गए, तब याद आ गया तो याद रखा करो बेटा, अदरवाइज फिर अभी तो एग्जाम काफी दूर है ना, इतने जल्दी भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, बताया था, बताया होगा यार, ऐसे मत बोला करो। चलो, अब थोड़ी देर शांति रखना, थोड़ी देर शांति रखना। इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ लो व्हीकल डैमेज फैक्टर, फिर बातचीत करेंगे। सो मुझे व्हीकल डैमेज फैक्टर चाहिए था, उसके लिए मैं रोड पे गया। रोड पे मैंने कॉमर्शियल व्हीकल को आइडेंटिफाई किया, और फॉर एग्जाम्पल अब तो आपने बोला सर 3 टन से ज्यादा का वेट होना चाहिए। मान लो एक बस मिल गई, एक बस मिल गई, ये लो, एक सर ट्रक मिल गया, एक बस मिल गई, एक ट्रक मिल गया, और बहुत सारे छोटे हाथी, बड़े हाथी, बहुत सारे व्हीकल हैं जो कि कॉमर्शियल व्हीकल हैं। बस भी कॉमर्शियल व्हीकल है, ट्रक भी कॉमर्शियल व्हीकल है, और एक बहुत हैवी वाले ट्रक भी तुमने देखे होंगे, जो देखेंगे नहीं देखे, बहुत हैवी ट्रक भी देखे होंगे। हाँ, फॉर ट्रांसपोर्टेशन वी हैव आल्सो सीन द सच टाइप ऑफ द ट्रक्स, मल्टीपल एक्सल्स आर देयर। देखेंगे नहीं देखे? क्या ये कॉमर्शियल व्हीकल हैं? क्या ये तीनों व्हीकल कॉमर्शियल व्हीकल हैं? बोलो, क्या ये तीनों व्हीकल कॉमर्शियल व्हीकल हैं? सर अगर इनका वेट 3 टन से ज्यादा है, अगर इनका वेट 3 टन से ज्यादा है, तो सर विश्वास मानिए मेरी इस बात का, ये कॉमर्शियल व्हीकल है, बिल्कुल है। मैंने बोला ही कि मान लो बस मिल गया, ट्रक मिल गया, और लंबा वाला ट्रक मिल गया, तो सभी कॉमर्शियल व्हीकल हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह बेटा कि जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल आप देख रहे हो, क्या सबका एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है? क्या सबका एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है? अगर आप इसका एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन देखना चाह रहे हैं तो मैं वो भी दिखा देता हूं। यहां पर ये हालात है, यहां पर ये हालात है। फ्रंट एक्सल में एक व्हील इधर है, एक व्हील दूसरे साइड है। रेयर एक्सल में एक व्हील इधर है, एक व्हील दूसरे साइड है। यहां के अगर एक्सल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सर यहां पर हालात कुछ ऐसे हैं, यहां पर हालात कुछ ऐसे हैं। रेयर एक्सल में 2 एक्सल दिख रहे हैं आपको, और दोनों में एक एक व्हील है। यस और नो?
इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि ये यहाँ पर ये एक्सल कॉन्फ़िगरेशन हो, दो एक्सल हो, दो दो व्हील हो। अब साइड व्यू में तो मुझे नहीं दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ का जो एक्सल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है, लेट्स से दैट इज समथिंग लाइक दिस, लेट्स से दैट इज समथिंग लाइक दिस, ये एक्सल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। दिख गया भाई एक्सल कॉन्फ़िगरेशन? दिख गया एक्सल कॉन्फ़िगरेशन? बोलो। तो दिस इज वन एक्सल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज अनदर टाइप ऑफ एक्सल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज अनदर एक्सल कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज अनदर एक्सल कॉन्फ़िगरेशन। हर कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। अब देखो अलग अलग व्हीकल से हमें कोई मतलब नहीं, और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। आप यहां पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल कैरीड आउट बाय द रोड इन द इंटायर डिजाइन लाइफ। एक रोड पूरी डिजाइन लाइफ में कितनी बार इस स्टैंडर्ड एक्सल को मूव करेगी, कितनी बार इसमें स्टैंडर्ड एक्सल मूव करेगा, दैट वैल्यू यू आर कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ एन। तो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं अदर जितने भी अलग अलग क्लास के व्हीकल हैं या फिर जितने भी अलग अलग आपके एक्सल कॉन्फ़िगरेशन हैं, इन सब को हम कन्वर्ट कर लें, इन सब को हम कन्वर्ट कर लें किस पे, किसके फॉर्म में, स्टैंडर्ड एक्सल के फॉर्म में। इन सब को हम कन्वर्ट कर लें स्टैंडर्ड एक्सल के फॉर्म में। बोलो। अब इसके लिए एक चीज और समझो, एक काम को करने में एक आदमी को 5 दिन लगते हैं, एक किसी काम को कंप्लीट करने में एक आदमी को 5 दिन लगते हैं। उसी काम को 5 लोग मिलकर करें तो कितना दिन लगेगा? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं, जनरल जनरल बिल्कुल बेसिक, कोई हिडन कंडीशन नहीं है कि सर सबकी इफिशियंसी सेम है कि नहीं है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जैसे बचपन में पढ़ा करते थे, एक काम को एक आदमी को करने में 5 दिन लगते हैं। तो 5 आदमी अगर उसी काम को करें तो कितना दिन लगेगा? तो आई थिंक इसमें तो कॉमन सेंस यूज किया आपने, कोई फॉर्मूला तो लगाया नहीं है सच। एक आदमी काम कर रहा है 5 दिन, 5 आदमी काम कर रहे हैं 1 दिन, उनका नेट इफेक्ट, नेट आउटपुट तो सेम है ना मेरे भाई, उनका रिजल्ट तो सेम है ना। एक आदमी 5 दिन तक काम कर रहा है, 5 आदमी 1 दिन तक काम कर रहे हैं, आउटपुट तो सेम निकल के आ रहा है ना, वो काम हो जा रहा है। बोलो बोलो। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि सभी कॉमर्शियल व्हीकल के ये जो अलग अलग एक्सल कॉन्फ़िगरेशन हैं, इनको हम कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड एक्सल के फॉर्म में। अब इसके बाद का गेम समझो, अब इसके बाद का गेम समझो। जब ये अलग अलग एक्सल कॉन्फ़िगरेशन हमने इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल में कन्वर्ट कर लिए, तो नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द रिपीटिशन। कैसा रिपीटिशन? अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये वाला एक्सल 5 बार रोड में घूमता है, अगर ये वाला एक्सल 5 बार रोड पे जाता है, जो भी इफेक्ट आ रहे हैं, सेम इफेक्ट स्टैंडर्ड एक्सल के कितने रिपीटिशन से आएंगे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ डिफरेंट एक्सल, ऑफ डिफरेंट एक्सल इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल। क्योंकि देखो हम अलग अलग एक्सल कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर सकते, हम अलग अलग व्हीकल के लिए बात नहीं कर सकते, हम सबको कन्वर्ट करके ले आएंगे स्टैंडर्ड एक्सल के फॉर्म में। अरे भैया इसीलिए तो स्टैंडर्ड एक्सल डिफाइन किया था, और हमें क्या शौक लगा हुआ था, इसीलिए तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड एक्सल को डिफाइन किया था। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट ऑल द एक्सल कॉन्फ़िगरेशन in the terms of standard excel configuration, and we will calculate the equivalent, we will calculate the equivalent repetition, that is our objective। तो अब देखो कोई भी व्हीकल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
उसका कोई भी एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी एक्सेल को हम कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में, और इसके बाद हम इनके रिपीटिशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बातें सिर्फ इतनी हैं। ये पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई, इसमें अगर किसी को कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। अभी क्या करना है ये बताया, कैसे करना है बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन करना क्यों है ये भी बता दिया है। अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए एनालिसिस को डिफिकल्ट नहीं कर सकते। द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बोलो बेटा। अब ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है बेटा, इसमें आपकी हेल्प करेगा वीडीएफ। आओ आओ, अब समय आ गया है अपने हीरो से मिला जाए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द व्हीकल डैमेज फैक्टर। क्या है? VDF is a multiplier to convert the number of commercial vehicle of different axle load and axle configuration into the number of repetition of standard axle load of magnitude 80 kilonewton. सॉरी। तो ये जितने भी चेंजेस करने थे, ये जितने भी चेंजेस करने थे, अब आपको हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द व्हीकल डैमेज फैक्टर। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हीकल डैमेज फैक्टर इज अ मल्टीप्लायर टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल ऑफ number of commercial vehicle of different axle load and axle configuration। ये है VDF का काम, ये है VDF काम। तो अगर VDF के यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या निकल के आ जाएगी? इट इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल पर कॉमर्शियल व्हीकल। जो भी एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी एक्सल लोड है, अब हम उसको क्या कर लेंगे? विद द हेल्प ऑफ द VDF हम उसको स्टैंडर्ड एक्सल के इक्विवेलेंट डिफाइन कर सकते हैं। बोलो, समझ में आया बेटा? अगला पॉइंट आपने बोला कि सर VDF वेरीज विद द व्हीकल एक्सल कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सल लोडिंग। बिल्कुल सही बात है। जैसे एक्सल लोड होंगे, जैसी एक्सल लोडिंग होगी, उसके बेसिस पे VDF की वैल्यू तो वेरी करेगी ही। तो कॉमन सेंस की बात है, यस और नो? सर थोड़ा और चलिए। तो पहला काम है जो अपना ये एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टैंडर्ड एक्सल कॉन्फ़िगरेशन। देखो, ये स्टैंडर्ड एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है। एक एक्सल जिसमें दोनों तरफ एक एक व्हील लगा हुआ है, उस पे जो लोड होगा वो 65 किलो न्यूटन का होगा। एक एक्सल जिसमें दोनों तरफ दो दो व्हील लगे हुए हैं, इसमें जो एक्सल का मैक्सिमम लोड होगा दैट इज 80 किलो न्यूटन। अरे मेरे लाल, तुम्हें नहीं लगता यही वाला एक्सल कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा, वो प्यारा सा है स्टैंडर्ड एक्सल? इसी को तो हमने स्टैंडर्ड एक्सल बोला था, इसी को तो हमने स्टैंडर्ड एक्सल बोला था, याद आया? बट अभी अभी जो इस एक्सल कॉन्फ़िगरेशन की बात की है, इस पे जो लोड होगा दैट इज गोइंग टू बी 148 किलो न्यूटन। 3 एक्सल हैं, दोनों तरफ दो दो व्हील लगे हुए हैं। द मैक्सिमम लोड इज गोइंग टू बी 224 किलो न्यूटन। द मैक्सिमम लोड इज गोइंग टू बी 224 किलो न्यूटन। ये एक ही नहीं है, एक ही पहिए का गेम नहीं, व्हील का गेम नहीं चल रहा व्हीकल का। आप अलग अलग एक्सल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, आप अलग अलग एक्सल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं, ये अलग अलग एक्सल कॉन्फ़िगरेशन को क्या हम स्टैंडर्ड एक्सल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, किसने रोका? देखो, उसके लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं टर्म इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर, EALF। उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड फैक्टर। क्या है? L/LS की पावर 4। इसी को बोलते हैं फोर्थ पावर लॉ, इसी को बोलते हैं फोर्थ पावर लॉ।
L अपॉन एल एस टू द पावर 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बोलूं L का मतलब क्या है, एक्सल लोड, और एल एस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड एक्सल। चलो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्सल नंबर 2, अगर मैं इस एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को स्टैंडर्ड एक्सेल के टर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा फैक्टर, देखो कॉमन सेंस के बेसिस में बताओ तुम। अगर इस 80 किलो न्यूटन के स्टैंडर्ड एक्सेल को, जिसको बोल लो आप, इसको हम 80 किलो न्यूटन के ही स्टैंडर्ड एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करें तो कन्वर्जन फैक्टर कितना आना चाहिए, बोलो बोलो बोलो। बताओ भाई, आना चाहिए ना, आएगा भी। तो आपने बोला सर कन्वर्ट करके दिखाइए, तो मैंने क्या बोला, लोड कितना है, 80 किलो न्यूटन। स्टैंडर्ड एक्सल का लोड कितना होता है, 80 किलो न्यूटन होल टू द पावर 4। क्या आ जाएगा? क्या इसी तरीके से मैं 65 वाले को भी कन्वर्ट कर सकता हूं बेस्ड ऑन द फोर्थ पावर लॉ? क्या इसी तरीके से मैं 140 वाले एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को भी स्टैंडर्ड एक्सेल के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या इसी तरीके से मैं 224 किलोमीटर के एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को स्टैंडर्ड एक्सेल के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ या ना? तो जो अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन थे, अब वो सभी आ गए हैं स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में। अब वो सभी आ गए हैं स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में। कोई तकलीफ किसी को? कोई तकलीफ किसी को? बट अभी वीडीएफ नहीं आया, वीडीएफ तो अब आएगा। चलो पहले सवाल कर लो, ये सवाल कर लो, और फिर एक सवाल करेंगे वीडीएफ से रिलेटेड। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बेटा आपका आया गेट में 2 नंबर का। ये क्वेश्चन आपका है गेट का 2 मार्क का प्रॉब्लम, और आई विल प्रोवाइड यू 3 मिनट टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। आई विल प्रोवाइड यू 3 मिनट टाइम फॉर दिस क्वेश्चन, and your time starts now, and your time starts now. एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Everyone try to solve this question and tell me what will be the answer. वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंसर्स आ रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं, वेरी गुड। तो अक्षय, रविंद्र, आदित्य, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? सभी लोग ट्राई करेंगे बेटा। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
आकाश, वेरी गुड। अच्छा सवाल है। चलिए तो लेट्स सी द डिस्कशन। दोज हु आर नॉट एबल टू सॉल्व, कोई बात नहीं। जो लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं उनको, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और समझने की कोशिश करेंगे, और कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। कुछ नहीं करना यार। देखो, कह रहा है इफ द स्टैंडर्ड एक्सल लोड इज 80 किलो न्यूटन, इफ द स्टैंडर्ड एक्सल लोड इज 80 किलो न्यूटन, और ये तो हमें पता भी है, ये तो हमें पता भी है। बोला देन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डेली नंबर ऑफ रिपीटिशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो कोई अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 35 से 45 किलो न्यूटन का एक एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है जिसके रिपीटिशन हो रहे हैं 800। 75 से 85 का कोई एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है जिसके रिपीटिशन हो रहे हैं 400। अब देखो रेंज दी गई तो काम चलेगा नहीं, एवरेज ले लें तो ये आपका हो जाएगा 40 किलो न्यूटन और ये आपका हो जाएगा 80 किलो न्यूटन। सवाल ये कहना चाह रहा है, सवाल ये कहना चाह रहा है किसी रोड पे 40 किलो न्यूटन के एक्सल के 800 रिपीटिशन है, 80 किलो न्यूटन के एक्सल के 400 रिपीटिशन है। हमसे क्या पूछना चाह रहा है? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डेली नंबर ऑफ रिपीटिशन इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल, इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल। तुम्हें नहीं लगता मेरे लाल सबसे पहले ये जो अलग अलग स्टैंडर्ड, अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं, इनको मुझे चेंज कर लेना चाहिए स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में, और किसी भी एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं EALF। तो फॉर दिस इट इज गोइंग टू बी L1 अपॉन LS टू द पावर 4, तो 40 डिवाइड बाई 80 होल टू द पावर 4, और इसके लिए लिखूंगा मैं 80 डिवाइड बाई 80 होल टू द पावर 4। ये तो आ जाएगा 1, ये तो आ जाएगा 1, बोलो, और ये आ जाएगा 2, 1/16, 1/16, यस और नो? बोलो भाई, इस एक्सेल को जब आप स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फैक्टर कितना हो जा रहा है? 1/16। अब ये 80 का था, इसको अगर 80 के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो फैक्टर तो 1 ही आएगा ना, यस और नो? तो तुम्हें नहीं लगता अब हम रिपीटिशन भी निकाल सकते हैं, रिपीटिशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल? तो भैया नॉर्मल एक्सेल जो 40 का था उसके रिपीटिशन 800 थे, EALF पता चल गया 1/16, तो मेरे हिसाब से 50 आना चाहिए। ये आपके रिपीटिशन 400 थे, फैक्टर आ गया 1, तो इट इज गोइंग टू बी 400। फाइनल आंसर विल बी 450। इस बात का फिजिकल मतलब ये हुआ, सिग्निफिकेंस ये हुआ कि अगर एक रोड पे 40 किलो न्यूटन लोड के एक्सल के 800 रिपीटिशन हो और 80 किलो न्यूटन के 400 रिपीटिशन हो, उनका इफेक्ट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा 450 रिपीटिशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल, 450 रिपीटिशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल। नाउ आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बोलो। ये EALF की कहानी सभी को अच्छे से क्लियर हो गई, यस और नो? द डिस्कशन अबाउट द EALF इज क्लियर टू एवरीवन। इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर क्या है, ये रिपीटिशन का क्या गेम है, ये सभी बातें सभी को क्लियर है, यस और नो? बेटा बात तो हम कर रहे थे VDF की, बात तो हम कर रहे थे VDF की, और आप निकल गए EALF में। आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, भटक जाते हैं बीच में, अरे भटके नहीं है। देखो,
तो अगर मैं फाइनली अब बोलूं कि मैं वीडीएफ को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, तो जो भी एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है मुझे नहीं पता है, रिपीटिशन n1, रिपीटिशन n1 L1 अपॉन ls टू द पावर 4, n1 अपॉन ls टू द पावर 4 प्लस दूसरे एक्सेल के रिपीटिशन n2 L2 अपॉन ls टू द पावर 4, तीसरा रिपीटिशन n3 L3 अपॉन ls टू द पावर 4 एंड सो ऑन nn ln अपॉन ls टू द पावर 4। और भैया नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, इधर आओ। VDF is a multiplier to convert the number of commercial vehicle of different axle load and axle configuration into the repetition of standard axle load of magnitude of 80 kilonewton. It is defined as equivalent number of standard axle. It is defined as equivalent number of standard axle. आओ, ये जो टर्म पूरा ऊपर तुमने लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल फॉर पर कॉमर्शियल व्हीकल। बोलिए भाई, बोलिए। इन दिस वे कैन वी डिफाइन द व्हीकल डैमेज फैक्टर। तो जो सर्वे तुमने किया था उसमें जाके एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो और सभी एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को स्टैंडर्ड एक्सेल के टर्म में कन्वर्ट कर दो विद द हेल्प ऑफ द EALF रिपीटिशन के बेसिस पे और नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल जो आपने कंसीडर किए, यू कैन डिफाइन द VDF लाइक दिस। इस तरीके से बेटा आप VDF को डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस वॉज द डिस्कशन रिलेटेड टू द VDF। दिस वॉज द डिस्कशन रिलेटेड टू द VDF। और VDF अपने आप में इतना अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट को अगर मैं कंक्लूड कर दूं तुम्हारे लिए, करता नहीं हूं जनरली मैं, तुम्हारे लिए अगर मैं कंक्लूड कर दूं तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे सवाल तो सर आएगा ही आएगा इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। लो, जो बच्चे गेट 2023 के लिए पेपर देने जा रहे हैं, लो बेटा लिखो। पहला टॉपिक डिजाइन ट्रैफिक, पहला टॉपिक है डिजाइन ट्रैफिक N। दूसरा टॉपिक है आपका VDF। तीसरा और VDF बोल दो और यहां पर EALF बोल दो, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तीसरा टॉपिक बेटा जो तुम्हारा यहां से जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलता है, दैट इज द CBR। दैट इज द CBR। खेल सिर्फ इतना है, खेल सिर्फ इतना है। तो इसका भी क्वेश्चन आपने लगा लिया, बोलो हाँ। EALF का क्वेश्चन अभी लगवा दिया। CBR के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कंसेप्ट देख चुके हैं। यस और नो? अरे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे, सब तो देख लिया था। तो एक सवाल सर अगर हो जाए, एक सवाल सर हो जाए VDF का, तो और मजा आ जाए। आओ, गेट कौन सा है ये गेट? गेट 2014 2 मार्क का प्रॉब्लम है। गेट 2014 2 मार्क प्रॉब्लम। गेट 2014 2 मार्क प्रॉब्लम। ध्यान देने वाली बात ये, उस समय आपको ये नहीं पता था कि स्टैंडर्ड एक्सल जो है वो 8 टन का हो चुका है। ध्यान देना बेटा, इसी क्वेश्चन की मैं कल आपसे बात कर रहा था। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम लोग स्टैंडर्ड एक्सल कितना कंसीडर करेंगे? 8.2 टन्स का। बस ये पॉइंट ध्यान देना है। खेलो जरा, खेलो, समय मिलेगा
बिल्कुल मिलेगा सर। कितना मिलेगा सर? 3 मिनट। तो यू हैव 3 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छे से सवाल को समझने की कोशिश करिए, देन अप्लाई द कंसेप्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। और सभी लोग इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कराएंगे, चिंता मत करो, बट कोशिश जरूर करेंगे। तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, बट हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। और गलत बात तुम लोग करते नहीं हो, क्यों भाई? सो एवरीवन ट्राई टू सॉल्व। इसमें वीडीएफ कैसे निकलेगा? इसमें वीडीएफ कैसे निकलेगा? यही बताने के तो 2 नंबर मिलेंगे। क्यों भाई मनीष? यही बताने के लिए तो 2 नंबर प्रोवाइड किए हैं गेट ने। सब निकलेगा यार, कोशिश करो निकालने की। तो समय हो चुका है समाप्त। और किसी का अगर आंसर आ गया हो तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो। 30.85 MSA क्या पूछा गया है? अच्छा, तो एक आंसर जो मुझे दिख रहा है चैट बॉक्स में वो है n इज इक्वल टू 30.85 MSA। एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? बोलो भाई, और समय की जरूरत है क्या? थोड़ा और समय दे दिया जाए क्या? 60, चलो 2 मिनट और दे रहा हूं। n इज इक्वल टू 61.96 MSA। और कुछ? 61.96 MSA। एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? अच्छा, 42 MSA। 42 MSA। और कोई आंसर?
ये 20% होगा ऐसा बोल लो। हाँ बिल्कुल BC होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी दी गई ना 30, 65, हाँ 20 होगा, बिल्कुल सही। थैंक यू बेटा। कौन था ये? अक्षय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 20। भैया टोटल फ्रिक्वेंसी अगर देखेंगे तो 100% ही तो होगी। आई होप आपने 20 ही कंसीडर किया होगा। while solving you have considered 20। चलो भाई, तो शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन? डिस्कशन को स्टार्ट किया जाए, यस और नो? सभी लोग अगर ट्राई कर चुके हों तो फिर अब हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो मेरे लाल। 30.89 ही आएगा। चलो 30.8 तो लिखा हुआ है, 30.8 तो लिखा हुआ है। थर्टी पॉइंट एट नाइन 30.9 30.85 ऐसे ही आंसर आ रहे हैं। चलो लेट्स सी द डिस्कशन, आओ खेलें। बोला नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, कोई जल्दी नहीं, आराम से। नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। मेरे लाल मानो या ना मानो, ये सवाल में दिया गया ए, मान ही जाओगे। दिस वैल्यू दे हैव प्रोवाइडेड, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। डिजाइन लाइफ स्मॉल एन इज गिवन एज 15 ईयर्स, सब तो दे दिया बेचारे ने। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक आर इज गिवन एज 7.5%। लोड सेफ्टी फैक्टर, लोड सेफ्टी फैक्टर दैट इज 1.3। ठीक है। फाइंड आउट द डिजाइन ट्रैफिक इन MSA। अपनी इच्छाएं हैं कि एन निकालना है, अपनी इच्छाएं हैं कि एन निकालना है। बट VDF को कैलकुलेट करने के लिए, VDF को कैलकुलेट करने के लिए सवाल में एक्सेल का सर्वे का डेटा भी दिया गया है, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन का डेटा भी दिया गया है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द VDF। चलिए आइए भाई, सो हम n निकाल सकते हैं 365 इंटू ए, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्योंकि सवाल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया गया लोड का, तो वो भी ले लेते हैं, इंटू लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई आर बाई 100। तो लगभग लगभग सारी चीजें पता हैं। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दिया नहीं है, 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो गेम फंस रहा है, मेन जो प्रॉब्लम अपने को आ रही है वो आ रही, दैट इज रिलेटेड टू द VDF। अब VDF को, सारा खेल तो बस इसी का है, और है ही क्या बेटा मेरे लाल, VDF को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट किया है। जितने भी व्हीकल इन्होंने किए थे सर्वे, मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के टर्म पर डेटा दिया गया है, ध्यान से समझना। तो 100 व्हीकल किए थे का सर्वे किया है, 1000 का किया है, 10,000 का किया, मुझे नहीं पता, वो दिए ही नहीं तो मैं कहाँ से बता दूंगा। इन्होंने बोला है कि जितना भी सर्वे किया है मैंने, उसमें से 10% ऐसे एक्सल हैं जिनका लोड 18 टन है, उनमें से 20% ऐसे एक्सल हैं जिनका की लोड 14 टन है, उसमें से 35% एक्सल ऐसे थे जिनका की लोड क्या 10% है। तो एक्चुअल में मुझे नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है मेरे लाल। तो अगर मैं VDF को लिख दूं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, N1 L1 अपॉन LS टू द पावर 4 प्लस N2 L2 अपॉन LS टू द पावर 4 प्लस N3 L3 अपॉन LS टू द पावर 4 प्लस N4 L4 अपॉन LS टू द पावर 4 प्लस N5, कितने हैं 1 2 3 4 5,
L5 L5 अपॉन LS टू द पावर 4। अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल होना चाहिए, बट वी विल यूज इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अब हम इस फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर यूज कर लें तो पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10%। तो मेरे लाल इसको मैं क्या 10/100 भी लिख सकता हूं? जल्दी बोलो, क्या मैं इसको 10/100 भी लिख सकता हूं? और 18 स्टैंडर्ड एक्सल अपना कितना हो गया 8.2 होल टू द पावर 4 प्लस N2 की अगर बात करें 20, तो 20/100 8.2 होल टू द पावर 4 प्लस कितना है 14। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 35 35/100 8.2 होल टू द पावर 4, ये वैल्यू कितनी दे रखी गई है 10 प्लस और खेलो 15/100 8.2 होल टू द पावर 4 8 प्लस 20/100 6 20/100 6/8.2 होल टू द पावर 4। क्या इस तरीके से बेटा हम VDF की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मेरे सभी लाल जरा कैलकुलेट करके बताइए, सभी लाल जरा VDF की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। मैं भी करके देख लेता हूं, शायद हो जाए मुझसे भी। तुम ही करो यार, मेरे से थोड़ा चांसेस ऑफ एरर ज्यादा हैं। कर रहे हो? बिल्कुल सही वैल्यू बताना। टेक योर टाइम एंड कैलकुलेट द वैल्यू, और सही सही वैल्यू बताना। वैल्यू जो बताओगे वो सही सही बताओगे। बताओगे 4.98। इस डेटा के बेसिस पे आप VDF को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और वो वैल्यू आ रही है 4.98। तो जितने भी अलग अलग एक्सेल के कॉन्फ़िगरेशन थे उन सबको आपने स्टैंडर्ड एक्सेल के टर्म्स में कन्वर्ट किया और VDF की वैल्यू बता दी। तो मेरे लाल अब बचा क्या? अब जीवन तो आसान हो गया यार। देखो तुम मानते नहीं हो। N इज इक्वल टू 365 इंटू ए है 500। 500 ही 5000 है। ए 500 है या 5000 है? कहाँ गया? 500 लिख दिया है, चलो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। 365 इंटू ए 1 प्लस R बाई 100 7.5/100 टू द पावर N -1। डिजाइन लाइफ कितनी दी गई है? डिजाइन लाइफ 15 साल दी गई है, 15 ईयर्स। इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर अभी अभी निकाला 4.98 इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.3। तो सारे फैक्टर्स ले लिए, डिवाइड बाई 7.5/100 टू द पावर R/100 टू द पावर N। बोलिए भाई, फाइनली इसको सॉल्व करके बता दो जरा, N की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 365 इंटू ए 1 प्लस R/100 टू द पावर N -1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई R/100 डिवाइड बाई R/100। सो व्हाट विल बी द आंसर? तो क्या मुझे फाइनल आंसर बता दोगे इन द टर्म्स ऑफ MSA? क्या मुझे फाइनल आंसर बता दोगे इन द टर्म्स ऑफ MSA? इन द टर्म्स ऑफ MSA। in the terms of MSA,
बोलिए बेटा, कैन वी कैलकुलेट? 30.89 आ रहा है ना, ठीक है। जो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन देखोगे आप, ओरिजिनल जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ वो 5000 व्हीकल हैं, 5000 व्हीकल हैं, ठीक है। तो कंसेप्चुअली पूरा डिस्कस कर दिया है। इन द ओरिजिनल क्वेश्चन, इन द एक्चुअल क्वेश्चन द वैल्यू वाज 5000। तो भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आंसर निकालने में? अगर हम ए की वैल्यू को 5000 ले लें तो भी तो आंसर निकाल लोगे ना, तो वो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है। बट इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिजाइन ट्रैफिक। डिजाइन ट्रैफिक आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आंसर भी यही है, 308.5 MSA फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। बट नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट पार्ट। सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में बता देंगे, द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बिकॉज नाउ वी हैव completed our discussion for the design of the flexible payment। फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें भी हमें पढ़नी थी, दैट वी हैव कवर्ड, एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज गोइंग टू बी द रिजिड पेमेंट। स्टार्ट करें भाई? Now we are moving to the next topic and that is going to be the design of rigid payment। कोई डिजाइन नहीं करनी है, फालतू बड़ी बड़ी बातें देख के डरो नहीं। कोई डिजाइन नहीं करनी, क्या क्या करना सब बता रहा हूं। सर जब मैं कोई एक रिजिड पेमेंट देखता हूं तो सर मुझे ना वहां पर कुछ ज्वाइंट्स भी दिखते हैं। सर जब मैं कोई एक रिजिड पेमेंट को ध्यान से देखता हूं तो मुझे वहां पर कुछ ज्वाइंट्स दिखते हैं। सर जब मैं कोई एक रिजिड पेमेंट देखता हूं तो मुझे वहां कभी कभी ना कुछ ज्वाइंट्स दिखते हैं, कुछ इस तरीके के। ये कलर विजिबल होगा? नहीं होगा तो ये होगा। तो सर मुझे वहां पर कुछ इस तरीके के ज्वाइंट्स दिखते हैं, देखिए मुझे ही दिखते हैं, तुम्हें भी दिख रहे हैं। जल्दी बोलो हाँ या ना, क्या ये ज्वाइंट्स तुम्हें भी विजिबल हैं? बोलो भाई, क्या ये ज्वाइंट्स तुम्हें भी दिख रहे हैं? क्यों ज्वाइंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं? अरे तो हम जानते हैं ना कि सर आपने बताया भी था और हमने देखा था कि इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्परेचर स्ट्रेसेस। टेम्परेचर स्ट्रेसेस आएंगे सर, और उन टेम्परेचर स्ट्रेसेस को संभालने के लिए हमें रिजिड पेमेंट के केस में ज्वाइंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो आवर पार्ट ऑफ डिस्कशन, हमें क्या डिस्कशन करना है रिजिड पेमेंट में, ये मैं आपको बताता हूं एक एक करके। आओ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिजाइन पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिजाइन फैक्टर्स, बोल देते हैं डिजाइन फैक्टर्स फॉर द रिजिड पेमेंट। मेन जो डिस्कशन हमारा होने वाला है यहां पर वो होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेसेस, या फिर मोर प्रिसाइजली एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस। अब बताओ, अच्छा रिजिड पेमेंट के केस में कौन कौन से स्ट्रेस डेवलप होंगे? रिजिड पेमेंट के केस में कौन कौन से या किन किन रीजन से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ये बता दो मुझे। रिजिड पेमेंट के केस में किन किन रीजन से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, कोई बता सकता है? तो सर अभी मुझे बहुत ज़्यादा वार्पिंग स्ट्रेस क्या होता है, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, ये सब तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आसान भाषा में बोलें तो सर इतना ज़रूर पता है, दो तरीके के स्ट्रेसेस आएंगे मेन। एक तो सर ये जो ट्रैफिक आ रहा है उसके व्हील लोड की वजह से जाहिर सी बात है हमारे पेमेंट में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, यस और नो? और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ सर
क्योंकि यहां पर टेम्परेचर का भी गेम चल रहा है। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे। पूरी स्ट्रेस की एनालिसिस करें पूरी स्ट्रेस की एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे सो इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट, कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, इन सभी स्ट्रेसेस की एनालिसिस में हमारा मेन कंसर्न क्या रहने वाला है। ये जितने भी स्ट्रेसेस आपको दिख रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं इनके भी दो पैरामीटर। हर स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को जानने में हम इंटरेस्टेड हैं। हर स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को जानने में हम इंटरेस्टेड हैं और हर स्ट्रेस के नेचर को भी जानना चाहते हैं। जो भी स्ट्रेसेस होंगे, जितने भी स्ट्रेसेस होंगे, हर स्ट्रेस का हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाए, हर स्ट्रेस का हमें नेचर पता चल जाए, हम खुश हैं अपने जीवन में। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि तुम जो अलग अलग स्ट्रेसेस लग रहे हैं, टेम्परेचर के जो स्ट्रेसेस हैं, व्हील लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस हैं, उनका नेचर और मैग्नीट्यूड क्यों जानना चाहते हो? उनका नेचर और मैग्नीट्यूड क्यों जानना चाहते हो? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे? Why you are interested to know about the magnitude and nature of the various stresses in the case of rigid payment? In the case of rigid payment, सभी तरीके के स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड और नेचर आप क्यों जानना चाहते हैं? बोलिए बेटा। एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर साइड? अरे बोलो भाई, नहीं बोलोगे? तभी तो डिजाइन होगा फॉर ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन। अरे भैया, ये जो रिजिड पेमेंट है तुम्हारी कंक्रीट की पेमेंट है। बेसिकली ये कंक्रीट की स्लैब है, और कंक्रीट के बारे में तो हम इतना तो जानते हैं, बहुत तो नहीं जानते हैं। कंक्रीट के बारे में अगर हम बात करें तो इतना कभी बचपन में हमने पढ़ा था कि कंक्रीट को बहुत दिक्कत है। कंक्रीट को बहुत दिक्कत है अपने जीवन में टेंशन से। कंक्रीट के पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, वो कंप्रेशन में बढ़िया खेल सकता है, बट टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाता हमारा कंक्रीट। ये तुम भी जानते होगे, टेंशन का कोई काम नहीं है। तो दैट वी हैव डिस्कस्ड, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज बेस्ट, बट एज कंपेयर टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज गोइंग टू बी निग्लेजिबल। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकाली थी 0.7 अंडर रूट FC के। सो ये जो दुनिया भर के स्ट्रेसेस हमारे रिजिड पेमेंट में डेवलप हो रहे हैं, मान लो इनका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया और उनकी वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, जो कि डेवलप्ड टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं ड्यू टू द व्हील लोड, ड्यू टू द टेम्परेचर स्ट्रेसेस, अगर वो स्ट्रेसेस हमारे कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ की क्षमता से ऊपर निकल गए, व्हील लोड की वजह से, टेम्परेचर स्ट्रेसेस की वजह से जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, अगर वो टेंसाइल, कंप्रेसिव की तो बात नहीं कर रहे हैं, कंप्रेसिव की बात नहीं कर रहे, मेन डिस्कशन क्या है? कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। तो अगर वो डेवलप्ड स्ट्रेसेस कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा निकल गए, तो मैं नहीं लगता है कंक्रीट चटक जाएगी। अरे कंक्रीट फेल हो जाएगी, यस और नो?
और भैया कंक्रीट अगर फेल कर गया तो काहे की पेमेंट फिर? इस पेमेंट में था ही क्या? ये रिजिड पेमेंट में था ही क्या? कंक्रीट, कंक्रीट की ही स्लैब थी। अगर कंक्रीट फेल तो पेमेंट फेल, फिर और क्या? बोलो, बताओ भाई, बोलो। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है? यस और नो? बस इन्हीं कुछ बातों की वजह से हम मजबूर हो गए हैं, इन्हीं कुछ बातों की वजह से कि क्या डेवलप्ड स्ट्रेसेस हैं, उनका क्या वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, ये जानने की एक दो इच्छाएं थी मेरी। उसके लिए मुझे इन सभी स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड और नेचर निकालना पड़ेगा, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द वर्स्ट कॉम्बिनेशन, so that I can find out the worst combination of the stresses in a rigid payment. Worst combination of the stresses in a rigid payment. करेंगे भाई अब, क्योंकि जब तक हमें डेवलप्ड स्ट्रेसेस की पूरी जानकारी नहीं होगी हम प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं कर सकते, हम सेफ डिजाइनिंग नहीं कर सकते। तो ये पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो होगा वो डिजाइन फैक्टर्स होगा, दूसरा पार्ट एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस होगा, और तीसरा पार्ट जो होगा अब इनके लिए हम डिजाइन कर देंगे जॉइंट्स। सिर्फ इतना पढ़ना है। आवर डिस्कशन विल बी लिमिटेड इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट, आवर डिस्कशन विल बी लिमिटेड टू दीज टॉपिक्स एज पर आवर एग्जाम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें सिर्फ रिजिड पेमेंट में ये तीन पार्ट कवर करने हैं: डिजाइन फैक्टर, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस एंड वर्स्ट जॉइंट्स ऑन द रिजिड पेमेंट। बोलिए भाई, पूरी पिक्चर क्लियर है यहां तक? पूरी पिक्चर क्लियर है यहां तक? यस और नो? अरे बोल भी दो मेरे लाल, बोल दो। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? आओ खेलें। फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द डिजाइन पैरामीटर और डिजाइन फैक्टर्स इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। आइए, पहला और प्यारा सा टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। पहला और प्यारा सा टर्म जो आपको दिख रहा है, दैट इज द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, रिप्रेजेंट करते हैं के से। होता क्या है सर? स्ट्रेस पर यूनिट डिफ्लेक्शन। के आप बोल रहे स्ट्रेस पर यूनिट डिफ्लेक्शन, स्ट्रेस पर यूनिट डिफ्लेक्शन। कोई यूनिट बताएगा क्या? मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की, सॉइल सबग्रेड रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? बोलो भाई, अब इसमें बचा ही क्या? स्ट्रेस हो गया केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डिफ्लेक्शन हो गया सेंटीमीटर, तो केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे भैया प्लेट लोड टेस्ट करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट में अलग अलग साइज की प्लेट लेते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेट क्या होता है? पढ़ा होगा इसके बारे में बहुत डिटेल में आपने, बस कुछ चीजों को यहां पर यूज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ द प्लेट फॉर द प्लेट लोड टेस्ट इज 75 सेंटीमीटर डाया की प्लेट लेते हैं। अलग अलग प्लेट्स को अरेंज करके, स्टैक करके, व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द लोड। बॉटम का कांटेक्ट एरिया आपको पता है, लोड आप अप्लाई कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन आप मेजर कर लेंगे। यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना भी डिफ्लेक्शन आपको रिक्वायर्ड है, कितना स्ट्रेस प्रोवाइड करना पड़ा, दैट इज गोइंग टू बी द के। सर स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अरे लोड तुम अप्लाई कर रहे हो, एरिया तुम्हें पता है, स्ट्रेस नहीं बता पाओगे? स्ट्रेस नहीं बता पाओगे?
बोलो भाई। तो वी कैन डिफाइन के इज गोइंग टू बी द स्ट्रेस इनटू डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्शन चाहिए? 0.125 सेंटीमीटर। बिल्कुल। क्या मैंने बोला? आप डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिजिड प्लेट के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। रिजिड प्लेट के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में अगर चाहिए तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। मतलब ये है बेटा कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में आपने सॉइल की प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए सीबीआर टेस्ट किया था, अगर आपको याद हो। रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग के केस में सॉइल की प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए आप प्लेट लोड टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? लिखा हुआ है सीबीआर टेस्ट से आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग करी और प्लेट लोड टेस्ट से आप रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जानना तो तुम दोनों जगह सॉइल की प्रॉपर्टीज ही चाह रहे थे। इच्छाएं तो तुम्हारी सेम थी कि मैं सॉइल की प्रॉपर्टीज पता चल जाए, बट फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट यू हैव यूज द सीबीआर टेस्ट और रिजिड पेमेंट के लिए प्लेट लोड टेस्ट कर रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो भी टेस्ट आप करेंगे, पहले ही बता चुका हूं, कोई नई बात नहीं है। जो भी टेस्ट आप करेंगे वो आपके प्रैक्टिकल कंडीशंस के हिसाब से ही होने चाहिए। यस और नो? तो बेटा फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में एग्रीगेट्स थे। फ्लेक्सिबल पेमेंट से केस में जो लोड का ट्रांसफर था वो ग्रेन टू ग्रेन था। मतलब अगर इस एग्रीगेट के साइज की बात करें तो 40 से 50 के आसपास ही साइज होगा। यस और नो? तो ऑब्वियसली व्हेनेवर देयर विल बी द फेलियर ऑफ द सॉइल, जब कभी भी इस सॉइल का फेलियर होगा तो ये एग्रीगेट सॉइल में पेनिट्रेट कर जाएगा। तो बेटा इसीलिए आपने जो प्लंजर लिया था, याद है? नहीं याद है तो याद आ जाएगा। और प्लंजर का जो डाया था वो 5 सेंटीमीटर डाया ही था। फेलियर एक जैसा हो, जैसा प्रैक्टिकली फील्ड में फेलियर होगा, जो फील्ड की कंडीशंस हैं उन्हीं कंडीशंस पे मटेरियल को हम चेक कर रहे हैं लैब में। उन्हीं कंडीशंस पे हम मटेरियल को चेक कर रहे हैं लैब में। दैट्स वाई ये ज्यादा सुटेबल लगा हमें। फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में सीबीआर टेस्ट की कंडीशन जो थी, प्रैक्टिकल कंडीशंस और लैब की कंडीशन मैच कर रही थी। बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट, तो सर जब रिजिड पेमेंट की बात करते हैं तो पूरी की पूरी स्लैब क्या करेगी? सेटल होगी जब कभी होगी। इसलिए अब यहां पर आप प्लेट लोड टेस्ट कर रहे हैं। तो 75 सेंटीमीटर डाया की स्टैंडर्ड प्लेट की हेल्प से व्हेन यू विल अप्लाई द लोड देयर विल बी द सेटलमेंट ऑफ द प्लेट। यस और नो? तो ये वाली कंडीशंस रिजिड पेमेंट से मैच कर रही हैं। ये वाली जो लैब कंडीशंस हैं वो ज्यादा सुटेबल हैं इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। तो फिर हमने यहां पर क्या किया? हमने रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग के लिए यूज कर लिया प्लेट लोड टेस्ट। पता चल गया? बोलो हाँ या ना। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए तो फिर आगे बातचीत करते हैं। तो पहला फैक्टर तो देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां सवाल आते हैं। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। सर ये होता क्या? पहले एक बार हल्का सा इसके बारे में बात कर लें। जैसे तुम्हारे जो रूम की स्लैब है, देखो तुम्हारे रूम पे देखो छत होगी, एक दिख रही है। देखो सीलिंग की तरफ देखो, एक ऊपर स्लैब दिख रही है। देखो
देखो मेरे पास तो है, तुम्हें भी दिख रहा होगा। अब जाहिर सी बात है, इसके सेल्फ वेट की वजह से, डेड लोड की वजह से, और इसके ऊपर जो लाइव लोड होगा उसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन तो हो रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि जीरो डिफ्लेक्शन पे होगा ये। हमें दिक्कत इस बात से नहीं है कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, और दिक्कत क्यों नहीं है उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि सर इसमें जो भी डिफ्लेक्शन हो रहे हैं वो IS 456 के कोडल प्रोविजंस को के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, या फिर ऑल दीज डिफ्लेक्शंस आर द लेस देन फ्रॉम द परमिसिबल डिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेंस्ड। परमिसिबल के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। अबे निग्लेजिबल नहीं है, परमिसिबल के अंदर है। यस और नो? ठीक है। जो तुम कंक्रीट की रोड बना रहे हो, जो तुम कंक्रीट की रोड बना रहे हो, वो भी तो बेसिकली एक कंक्रीट की स्लैब ही होने वाली है। लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, हवा है, खाली है। इस छत के नीचे मामला पूरा खाली है। लेकिन अगर मैं बात करूं रोड की, इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट, जो हम स्लैब बनाएंगे उसके नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो है। कौन है? तो सर सबसे पहले तो बेस कोर्स है, और उसके नीचे सॉयल सबग्रेड है। सबसे पहले तो बेस कोर्स है, उसके नीचे तो सॉयल सबग्रेड है। अब तुम्हें नहीं लगता है अब हमारे जो स्लैब है उसकी स्टिफनेस चेंज हो जाएगी? यस और नो? बोलो बेटा। सो व्हेन यू विल अप्लाई द लोड, सपोर्ट भी तो है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म रिलेटिव स्टिफनेस। बस मुझे ये बता दो इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस की यूनिट क्या होगी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल एल। दो नंबर में पूछा गया है, दो नंबर के सवाल यहां से गेट में आए फ्रीक्वेंट। बिल्कुल सेंटीमीटर, मीटर, mm यही यूनिट होगी। क्लियर है बेटा? अब समझ गए? तो दिस एल यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ, देखो यहां EH³ अपॉन 12K 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। सर टर्म समझा दीजिए एक बार। एल तो हो गया रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट स्लैब, दैट इज E। H इज द थिकनेस ऑफ द CC स्लैब। K के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। म्यू पॉइजन्स रेशियो, म्यू पॉइजन्स रेशियो, इन सब की पावर 1/4। देखो दिक्कत क्या होती है तो मैं ये भी बता देता हूँ। कॉमन मिस्टेक जनरली क्या होती है, अगर मैं यहां पर मिस्टेक की बात करूं तो हो जाती है एक जनरली, हम जल्दबाजी में होल टू द पावर 1/4 लेना भूल जाते हैं। EH³ अपॉन 12K 1 माइनस म्यू स्क्वायर। जैसे ही आप ये होल टू द पावर 1/4 लेना भूल जाओगे, जो भी ऑप्शन दिए होंगे ABCD, जो भी ऑप्शन दिए होंगे ABCD, उसमें पहला आंसर मैच कर जाएगा। ऐसा होता है, नहीं याद रहता भाई, एग्जाम में है, सब कुछ याद था, ये होल टू द पावर 1/4 करना भूल गए। एग्जामिनर को भी पता था कि तुम भूलोगे, एग्जामिनर को भी इस बात का इल्म था कि तुम भूलोगे, और उसने बेहतरीन तरीके से तुम्हारे लिए फील्डिंग लगाई और ऑप्शन नंबर ए दे दिया, जो कि बिना पावर 1/4 के आ रहा था। तुम्हें लगेगा पेपर बहुत आसान था। फर्जी में ही सर उतने दिनों से डरा रहे थे कि गेट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, ये होता है, वो होता है। यहां तो सारे ही आंसर आ गए, जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सब में ही आंसर आ गया सर। अरे सर अगर गलत अटेम्प्ट करते तो क्या कोई ऑप्शन मैच करता? सर सही ही अटेम्प्ट किया है ना, तभी तो ऑप्शन मैच कर रहा है। समझ नहीं रहे हो आप बात को? समझ रहे हो?
सर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब कुछ गलती हो रही है। सर एमसीक्यू का क्वेश्चन है, कंसेप्ट मुझे आता ही है, प्रैक्टिस मैंने इतनी करी कि पूछिए नहीं। प्रैक्टिस तो मैंने सर इतनी करी, मतलब गेट, ईएससी, पीवाईक्यू तो सर मुझे याद है। हाँ? यस और नो? तो गेम यहां पर गड़बड़ हो जाएगा, गेम यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वॉट एवर पॉसिबल मिस्टेक्स यू विल कमिट, जो भी पॉसिबल मिस्टेक्स आप कर सकते हैं क्वेश्चन में, कंसेप्ट में, ऑप्शन बहुत मन से बनाए गए हैं। तो अगर मुझसे पूछोगे गेट एग्जाम के बारे में, तो मेरा एक ही स्टेटमेंट है कि सर गेट के क्वेश्चंस के बारे में कुछ बताइए। क्वेश्चंस बनाने में तो मेहनत होती है, नो डाउट, लेकिन मुझे जो ऐसा लगता है, क्वेश्चन बनाने से ज्यादा गेट की कमेटी, गेट के मेंबर ऑप्शन बनाने पे ध्यान देते हैं। और वो जो ऑप्शंस है ना, वो इस तरीके से फ्रेम किए जाएंगे कि वो पॉसिबल मिस्टेक्स इंक्लूडेड होगी। तो खेल कोई खेल ना जाए, इस बात का ध्यान रखना। ये डब्बा गलत जगह लगा हुआ भाई, यहां क्यों होगा? एल को ही तो डिफाइन करना है, ये होगा डब्बा, ठीक है। सो यू कैन डिफाइन L is equal to EH cube upon 12K 1 minus mu square whole to the power 1 by 4. In this way you can calculate the radius of relative stiffness. Don't commit this silly mistake जो कि मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। बिल्कुल बेटा, जो भी आप पॉसिबल मिस्टेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग फील्डिंग लगी हुई है, ऑप्शन मैच करेगा, पक्का करेगा। कल ही मेरे साथ हुआ। अच्छा, तो अब आगे ना हो, कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस जितनी बार होना हो जाए, फाइनल एग्जाम में ना हो। क्योंकि प्रैक्टिस में तो चलो सुधार कर लेंगे, दिक्कत हो जाएगी फाइनल एग्जाम में। एक और टर्म है, क्या बोला गया? इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से। क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ पेमेंट इफेक्टिव इन रजिस्टिंग द बेंडिंग मूवमेंट। पेमेंट का वो एरिया जो इफेक्टिव है बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए, उसकी रेडियस की आप बात कर रहे हैं बेटा। दो नोटेशन है, b इज इक्वल टू अंडर रूट 1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0.675 h if a is less than 1.724 h. h is the thickness of the payment. b की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी अगर a बराबर है या ज्यादा है 1.724 h के। what is the a? a is the radius of the contact area. तो जो नेट इफेक्टिव एरिया है टू रजिस्ट द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द पेमेंट, उसकी रेडियस आप डिफाइन कर रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी बी, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन, दैट इज बी। आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो तीन फैक्टर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रेस पार्ट। खेल शुरू करते हैं, अब आते हैं स्ट्रेस में। तो अभी तक तो आप बोल रहे थे यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड भी, और अब आने लगे एमएसक्यू। तो एमएसक्यू यहां से देखने को मिल सकता है आपको, एमएसक्यू का सवाल आपको यहां से देखने को मिल सकता है 2023 में डेफिनेशन पार्ट से। सो इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट के केस में तीन तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। अगर मेजरली बोले तो दो तरीके के स्ट्रेस डेवलप होंगे। एक स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है व्हील लोड की वजह से, अरे व्हील लोड आएगा पेमेंट में तो स्ट्रेस तो डेवलप करेगा ही ना। दूसरा स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा था वो टेम्परेचर स्ट्रेसेस की बात करी आपने यहां पर। अच्छा, टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्यों डेवलप होंगे? टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्यों डेवलप होंगे सर? ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर, कौन से किन किन टेम्परेचर की आप बात कर रहे हो सर? एक है कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर, या फिर जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर।
और दूसरा है हमारा एक्चुअल फील्ड का टेम्परेचर। अगर कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर फील्ड के टेम्परेचर के बराबर है तो क्या वहां पर कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे? भैया पेमेंट है रिजिट, तो डेवलप तो अब होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और फील्ड टेम्परेचर आर इक्वल, इन दैट केस क्या किसी भी तरीके के टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे? क्या किसी भी तरीके के टेम्परेचर स्ट्रेसेस वहां पर डेवलप होंगे? यस और नो? नहीं होंगे भाई। टेम्परेचर स्ट्रेसेस विल डेवलप ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। तो एक तो सिंपल सा गेम है कि हमारे व्हील लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उनकी बात हम करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये जितने भी तुम्हें स्ट्रेसेस दिख रहे हैं, हर स्ट्रेस के बारे में तुम दो चीज जानना चाहते हो। जल्दी से बता दो क्या क्या। हर स्ट्रेस के बारे में तुम दो पैरामीटर समझना चाह रहे हो, यही तुम्हारी एनालिसिस है। वो दो पैरामीटर्स क्या हैं? सबका आंसर चाहिए मुझे चैट बॉक्स में। वो व्हील लोड स्ट्रेस हो, वो टेम्परेचर स्ट्रेस हो, वो वार्पिंग स्ट्रेस हो, वो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस हो, आप हर स्ट्रेस के बारे में क्या क्या जानना चाह रहे हैं? नहीं, कौन कौन से स्ट्रेस है ये तो पूछ ही नहीं रहा मैं। शोएब, आकाश, राहुल, रविंद्र, सवाल ध्यान से सुनो। मैं तुमसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, अभी मैंने बताया भी था इसलिए पूछ रहा हूं। हर स्ट्रेसेस की एनालिसिस की अगर बात करें तो मुझे दो पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका नेचर। एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका नेचर। अगर आपको मैग्नीट्यूड और नेचर पता है, अगर आपको हर स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड और नेचर पता है तो फिर एनालिसिस हमसे हो जाएगी। चलो समझते हैं कौन कौन से स्ट्रेस आएंगे। तो सर ये जो व्हील लोड मूव कर रहा है पेवमेंट में, उसकी वजह से व्हील लोड स्ट्रेसेस आएंगे, उसकी वजह से व्हील लोड स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। दोनों चीजें बात करेंगे, मैग्नीट्यूड और नेचर। मैग्नीट्यूड और नेचर। अगला जो मुद्दा है दैट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर स्ट्रेस। अगला जो मुद्दा है दैट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर स्ट्रेस। अब टेम्परेचर स्ट्रेस भी दो तरीके के डेवलप होते हैं, एक है वार्पिंग स्ट्रेस और एक है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ध्यान से सुनना भैया, किसी भी रोड की अगर हम बात करें, किसी भी पेवमेंट की अगर हम बात करें, तुम्हें नहीं लगता है डेली बेसिस पे भी टेम्परेचर का वेरिएशन होता है? अभी चले, आज ही देख लो, अभी कितना बज रहा है? 10 बजने वाला है। दिन के 12 बजे किसी रोड पे जाओ और इसी रोड पे आज शाम को, रात को 12 बजे चले जाओ, इसी रोड पर रात को 12 बजे चले जाइए आप, तुम्हें नहीं लग रहा दिन और रात में ही टेम्परेचर का वेरिएशन हो गया? दिन और रात में ही आपको टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। बोलो बेटा, यस और नो? चलिए, अभी चल रहा है विंटर का टाइम, अभी चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा, नवंबर। तो लगभग लगभग थोड़ा बहुत ठंडी वाला माहौल है, सर्दी वाला माहौल है। बात कर लो जरा जून की, बात कर लो इसी रोड पे मई और जून की। तो एक टेम्परेचर आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है सीजनल बेसिस पे। बोलो, एक टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है सीजनल बेसिस पे। इन दो टेम्परेचर वेरिएशन की अगर बात करें, डेली बेसिस पे जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहे हैं, सीजनल बेसिस पे जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहे हैं, दो तरीके के स्ट्रेसेस की आप बात कर रहे हो। पहला होता है बेटा वार्पिंग स्ट्रेस, दूसरा होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। सवाल बहुत आते हैं, फिर से बता दे रहा हूं, जनरली इनको चेंज कर देता है, इनकी डेफिनेशंस को चेंज कर दिया जाएगा। बोलेगा वार्पिंग स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन, तुम्हें याद ही नहीं है, तुम बोलोगे हाँ, वो कहेगा जाओ। बोलेगा फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, तुम बोलोगे हाँ, फिर गलत। दैट्स वाई ये वाला जो पार्ट है, और यहां से डेफिनेशन के सवाल, यहां से डेफिनेशन के सवाल बहुत बार गेट में पूछे गए हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है, तुम्हारे ऊपर है, मैं बता दे रहा हूं मुझे क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से एमएसक्यू आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो टॉपिक तो उतने ही है, सवाल तो पूछना ही है ना भाई। अब टॉपिक तो ऐड नहीं कर सकते, हाँ टॉपिक तो ऐड नहीं कर सकते, वही टॉपिक है, उन्हीं से सवाल पूछना, हर बार पूछना है, नया नया करके पूछना है, तो यही तो नया होगा और क्या होगा, समझ रहे हो। तो यहां से एक अच्छा एमएसक्यू क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है रिलेटेड टू द स्ट्रेस, बी रेडी फॉर दैट। तो अगेन आई एम कंक्लूडिंग, in the case of rigid pavement there are three types of the stresses. One is going to be the wheel load stresses. These stresses will develop due to the movement of the wheel on the pavement. Second stresses will develop due to the temperature variation. Based on the daily variation of the temperature, there will be the development of the warping stresses. Based on the seasonal variation of the temperature, there will be the development of the frictional stresses. यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है सभी को? यस और नो? यहां तक की बात सभी को क्लियर है? यस और नो? सीसी स्लैब की बात हो रही है अक्षय। सीसी स्लैब जो सीमेंट कंक्रीट स्लैब है उसकी थिकनेस की बात हो रही है। क्लियर? और इन सभी तीनों स्ट्रेसेस के बारे में हम जानना चाहते हैं मैग्नीट्यूड और नेचर। हम जानना चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड नेचर। हैं तरीके जिनकी हेल्प से, अब देखो मैं यहां पे थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देता हूं। इनके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए कुछ आपके पास इंपीरिकल रिलेशंस अवेलेबल हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर मैं व्हील लोड स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इंपीरिकल इक्वेशन यूज कर सकता हूं, तो आपके पास वेस्टरगार्ड इक्वेशन है। बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द वेस्टरगार्ड इक्वेशन, दोज आर द इंपीरिकल इक्वेशंस, दोज इक्वेशंस यू कैन यूज टू फाइंड आउट द स्ट्रेसेस डेवलप्ड ड्यू टू द व्हील लोड। सिमिलरली अगर हम बात करें बेटा वार्पिंग स्ट्रेस की, अब इसमें क्या है, वार्पिंग स्ट्रेसेस के लिए भी हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इंपीरिकल इक्वेशंस हमें याद नहीं करनी है, स्पेशली फॉर योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है इक्वेशन, कैसी है इक्वेशन, सब बताऊंगा। बट अभी बस मुझे यह समझना है कि हाँ इनको निकालने के लिए किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको इक्वेशंस याद नहीं करनी है। ईएससी मेंस में और जो आपको स्टेट के एई मेंस होते हैं उनमें एक दो बार इनसे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। सो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इन इक्वेशंस को याद करें, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंपीरिकल इक्वेशंस को, और कल क्यों नहीं याद करेंगे वो भी कल आपको समझ में आ जाएगा। फ्रॉम द गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा मेन कंसर्न है बेटा, हम वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड का निकालने का क्या तरीका है, दैट वी विल डिस्कस, बट उससे भी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द स्ट्रेसेस and the combination of the stresses. So in the today's class I have just introduced the slide related to the stresses. In the upcoming class, so today I think 23rd, okay, तो ये बैच आपका कंप्लीट हो रहा है एज पर योर शेड्यूल। दिस कोर्स विल कंप्लीट, दिस कोर्स ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग विल कंप्लीट, कब कंप्लीट होगा, 25th of November को। तो वी विल हैव 2 more classes. We will have 2 more classes. In one class, we will discuss about the stress analysis part, all the magnitude, all the nature of all the stresses, and we will also try to find out the worst combination of the stresses. And in the second class, we will discuss about the design of joints. और design of joints में main हम बात करने वाले हैं design of expansion joint, design of contraction joint. We will have the discussion about the tie bar. We will have the discussion about the dowel bar. तो these are the remaining topics जो हम लोग अभी डिजाइन ऑफ पेमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। सर स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट में कुछ टिप्स दीजिए उनमें मार्क्स लाने के लिए गेट में। देखो यार टिप्स तो कुछ है नहीं मेरे पास खास, ठीक है, बात बहुत सिंपल है। देखो इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं जितना मुझे समझ में आता है।
हर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हमें सेम हो, या एक ही सब्जेक्ट में हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग सेम हो, ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ नहीं होता है, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। कोई किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हो सकता है आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसको आप एक बार में अच्छे से समझ गए, अप्लाई भी कर पा रहे हैं, सब दिमाग में पहुंच गया, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। उसी सब्जेक्ट का कोई जब आपने दूसरा टॉपिक पढ़ा तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ गए। एक जनरल टेंडेंसी क्या होती है, जहां पर हमें मेहनत करनी पड़ती है हमारे दिमाग को, हम उस काम को स्किप करने लगते हैं। ये होता ही होता है, तुम लोग के साथ भी होता होगा। जिन कामों में तुम कंफर्टेबल हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ा जो आपने प्लान नहीं किया था, तो फिर हम उसको स्किप करने के रास्ते ढूंढते हैं। ये ह्यूमन नेचर होता है जहां तक मुझे लगता है। हाँ? बोलो भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बस उसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अब जो चीजें कम डिफिकल्ट लग रही हैं, एक्चुअल में आपको उनमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। गलती हमसे क्या हो रही है कि जो टॉपिक्स हमें अच्छे से समझ में आते, जो इजी लगते हैं, जब हम उनका रिवीजन भी करते हैं ना, तो उन्हीं को ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ना उसको रिवाइज करने में। जैसे ही डिफिकल्ट वाला टॉपिक दिखेगा, पन्ने पलट जाएंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम देना पड़ेगा, उसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, सरदर्द भी थोड़ा होगा। यस और नो? तो मेरा यही सजेशन है, जो भी टॉपिक, जो भी आपको सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहे हैं, एज सच प्रॉब्लम वाली कोई बात है नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच बता रहा हूं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा। बट होता क्या, कई बार कोई चीज़ हमें कम एफर्ट में समझ में आ जाती है, और कई बार हमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। हम जनरली एफर्ट करने से बचने के लिए उन चीज़ों को स्किप कर लेते हैं, तो एक फोबिया हमेशा से बना रहता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वो चीज़ें और बढ़ने वाली हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर आप गिव अप कर दो कि अब तो पढ़ना ही नहीं है, इस टॉपिक को तो पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो। सो इट्स माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, जहां पर भी आपको डिफिकल्टी लग रही है, उससे थोड़ा फाइट करो। जीतोगे तुम हो ही, ये तुम्हें पता है, करके तो देखो एक बार। अरे आकाश, सब होगा, सब होगा, रिवीजन भी होगा। अभी हम लोग क्रैश कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं बेटा, अभी अभ्यास सीरीज होगा, सब 1 बाय 1 होगा, डोंट वरी। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और जो चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हैं, डिफिकल्ट लग रही हैं, उनसे भागने की कोशिश मत करो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बता दिया जाएगा पता करके बेटा। ठीक है, सो दिस इज अवर डिस्कशन फॉर द टुडेज क्लास। तो आज की क्लास को कंक्लूड कर देते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले तो हम लोगों ने कंप्लीट किया फ्लेक्सिबल पेमेंट का वीडीएफ वाला पार्ट, अच्छे से वीडीएफ को समझा। इन वीडीएफ वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द EALF इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर की बात की। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिजाइन पैरामीटर ऑफ द रिजिड पेमेंट, मॉडुलस ऑफ सॉइल सबग्रेड रिएक्शन, we have discussed about the radius of relative stiffness, we have discussed the equivalent radius of the resisting section, or then we have discussed about the some basic discussion we have done related to the stresses. In stresses से related कुछ बातचीत कर ली। Tomorrow we will perform the stress analysis for the rigid payment. So this was all about for this class. I hope the entire discussion is clear to everyone. मिलते हैं कल की क्लास में for the further discussion. Thank you everyone. Keep learning बेटा, thank you.